नमस्कार. अ, भारतीय पिछड़ा शोषित संघ नई दिल्ली यांच्या इन सभी के दर्शकों को मैं मृणाल डोली पटेल मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन. आपका स्वागत है. आज का जो विषय है वो है ओबीसी, उसका समाजकरण, उसका जो राजकीय परिस्थिति में ओबीसी कमीशन गठित हुए, मंडल कमीशन लागू हुआ, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को, जो सब दर्शक है भारतीय पिछड़ा शोषित संघ के, जो दर्शक है, सदस्य है, जो कार्यकर्ता है, उन सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ. और आज के जो विषय है उसके ऊपर हम शुरुआत करेंगे. सबसे पहले आज का जो विषय है ये ओबीसी का जो समाजकारण है, राजकारण है, इसके लिए. अच्छा, मुझे आप ठीक से ऑडियो ठीक आ रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू. चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओबीसी ये कॉन्सेप्ट क्या है. ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसे डायरेक्टली अदर बैकवर्ड क्लासेस कोई दिखेगा नहीं. और बाकी सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखाई देता है वो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. अभी आप भारतीय पिछड़ा शोषित संघ से आप जुड़े हुए हो, आप सब जो दर्शक हो, कार्यकर्ता हो, तो आप सभी को ये बेसिक चीजें तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाता है और आर्टिकल 341 के अंदर एससी का रिजर्वेशन दिया जाता है. तो बेसिकली थोड़ा सा आप अगर पीछे जाओ तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें से कुछ जनजातियों को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही, मतलब ब्रिटिश जमाने से ही रिजर्वेशन हुआ करता था. तो इस कारण ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन कोई नई बात नहीं है. कुछ जनजातियों को पहले से ही मिलता था, ब्रिटिश राज जब था तब से. तो बेसिकली आज का ओबीसी रिजर्वेशन क्या है? आर्टिकल 340 के तहत आर्टिकल 340 कहता है कि प्रेसिडेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करना चाहिए कि जिसके तहत एक डिसाइड हो कि इस देश में जो पिछड़ी जातियां है, सामाजिक पिछड़ी जातियां और शैक्षणिक पिछड़ी जातियां है, वो कौन सी है, वो किस हद तक है और उनके साथ क्या करना चाहिए. उनको अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए कि जिसके तहत वो मुख्य प्रवाह में आए. तो उसके अंदर आपको भी पता है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बार बार सरकार को ये सिफारिश की थी कि आप जल्द से जल्द ओबीसी कमीशन का गठन कीजिए. बट तभी नेहरू जी सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, तो कुछ कारणवश शायद उनसे नहीं हो पाया. बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया और जो प्रमुख उन्होंने कारण बताया, हिंदू कोड बिल वगैरह, वो सब तो थे, पर उसके साथ आप बैकवर्ड क्लास कमीशन को काफी इग्नोर कर रहे हो डेमोक्रेसी में. उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला रहे हो, उनको कोई संधि नहीं दे रहे हो. ये भी एक बड़ा कारण था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रेजिग्नेशन के पीछे. तो उसके बाद हम देखते कि आर्टिकल 340 में उन्होंने ये सुविधा की थी कि प्रेसिडेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करना चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो उसके तहत 29 जनवरी 1953 को पहला कमीशन बना जिसका नाम था काका साहब कालेलकर कमीशन. काका साहब कालेलकर एक महाराष्ट्र के, हमारे कोंकण के एक एमपी हुआ करते थे. उनके अंडर एक कमीशन गठित किया गया जिसे कहा गया था काका साहब कालेलकर कमीशन. काका साहब कालेलकर कमीशन ने करीब करीब 2400 जातियां इस देश में ऐसी आइडेंटिफाई की कि जिसे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कहा जा सके और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मतलब उनकी तरक्की के लिए,
उनकी सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की के लिए उनके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इन सब का उन्होंने एक ब्यौरा दिया। उसे कहते हैं कालेलकर कमीशन। उसमें काफी बातें बाद में मंडल कमीशन ने उठाई। आज तक जब भी कोई पिछड़ी जाति का कमीशन होता है वो काका साहब कालेलकर कमीशन रेफर ही करता है, क्योंकि उसमें कुछ मुद्दे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आज तक जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई है, वो था कि पॉपुलेशन उसका ओबीसी का डिटरमाइन कीजिए आप। वो आज तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। 1955 में रिपोर्ट टेबल हुई थी। उसमें दूसरा एक ये था कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज है, हायर एजुकेशन है, आप सभी कार्यकर्ता हो, आप सभी दर्शकों को न्यूज पढ़ते हो, अपडेटेड हो, आपको पता है कि आज भी पीजी में लेटेस्ट, आपने अगर कल परसों की रिपोर्ट्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एमबीबीएस का जो कोटा है उसमें ओबीसी का कई आरक्षण 2% है, कई 3% है, कई 2.5% है, कुछ जगह 0% है। पूरा ओबीसी का आरक्षण चला गया है। और इसी तरह से कुछ जो पीजी कोर्सेज है, हायर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसमें भी किसी न किसी वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन चला जाता है। तो जो काका साहब कालेलकर कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपको उन्होंने कहा था कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए, ताकि उनकी शैक्षणिक से रीते वो आगे बढ़े और एजुकेशनली वो मेन स्ट्रीम में आए, मेन स्ट्रीम के साथ compete कर सके। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, वैसे तो काफी बातें थी, बट जो ये 3 चीजों के लिए काका साहब कालेलकर कमीशन हमेशा रिफर किया जाता है, ये था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, सरकारी कमीशन जो होते हैं, उसके अंडर जो जॉब्स लगते हैं उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो काका साहब कालेलकर कमीशन की अगर हम कुछ गिनी चुनी बातें उसमें अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि पॉपुलेशन का सेंसस होना चाहिए, हायर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और लोकल सेल्फ बॉडीज में, मतलब जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, इन सब में आपको रिजर्वेशन ओबीसी को देना होगा। उस कारणवश काका साहब कालेलकर कमीशन इंपॉर्टेंट है। बट काका साहब कालेलकर कमीशन जो है वो वैसे ही रह गया। अभी आज सिर्फ वो रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज होता है। काका साहब कालेलकर कमीशन 1955 में टेबल हुआ था। नेहरू जी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको भी काफी कम समय मिला। उसके बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी उसके ऊपर कोई ठोस काम नहीं किया। बट जब इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर जब मनमानी के, भ्रष्टाचार के, एक फैसिस्ट होने के आरोप लगने लगे, और उसके बाद जो मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई सरकार का जो ज्ञापन था, मैनिफेस्टो था, उसमें यह था कि हम जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो विषय है वो हम लागू करेंगे। मतलब काका साहब कालेलकर कमीशन हम लागू करेंगे, ये मोरारजी देसाई के मैनिफेस्टो में था। तो जब मोरारजी देसाई की वाकई में गवर्नमेंट आई, वो थोड़ा सा सरप्राइज था सबके लिए, बट गवर्नमेंट आई तो जो नेता थे पिछड़े समाज के, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते थे, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते थे, वो सभी मोरारजी देसाई के पास गए और कहा कि अभी आपने कहा था कि आप काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे, पर तो अभी आप कीजिए, आप सरकार में, आप प्रधानमंत्री हो। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि बाकी आपको ओबीसी मंडल कमीशन, ये ओबीसी ये सब क्या है, कैसे, ये सब जन बताएंगे। बट मैंने जानबूझ के आज जो विषय लिया है वो है कि ओबीसी का जो पॉलिटिकल एंगल से ओबीसी किस तरह से, उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है और उसका जो सोशल इफेक्ट है, उसके ऊपर मैंने कहा था। तो इस कारणवश
मैंने ये सब्जेक्ट जो लिया था वो राजनीतिक एंगल और उसका जो सामाजिक प्रभाव है उसके ऊपर लिया था, तो ओबीसी वगैरह उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, उसका पॉलिटिकल एंगल है उसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई, वो भी सीजन पॉलिटिशियन थे, तो यहां से राजनीति शुरू होती है। मंडल कमीशन, काका साहब कालेलकर कमीशन अपॉइंट होता है, रिपोर्ट टेबल होती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती, 3 प्रधानमंत्री होते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। जो प्रधानमंत्री आते हैं वो प्रॉमिस करके आते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। बट जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो काका साहब कालेलकर कमीशन लागू नहीं करते। वो ये बात कह देते हैं कि ये तो यार ये 25 साल पुरानी रिपोर्ट है, ये 20-25 साल हो गए इस रिपोर्ट को, तो अभी इस वक्त हमें 25 साल में सामाजिक परिस्थिति बदल गई है, इस कारणवश आपको जो है एक नया कमीशन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मैं अपॉइंट करता हूं और उसको अच्छा खासा बजट देता हूं, अच्छी टेक्निकल टीम देता हूं, और वो जो रिपोर्ट देगी वो मुझे मंजूर होगी और मैं जरूर मंजूर करूंगा। तो उसके तहत 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के माजी मुख्यमंत्री थे, उनके अध्यक्ष में एक कमीशन बनाते हैं जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी मंडल कमीशन जो है वो अपना काम चालू करता है और करीब करीब 1983 में वो अपना रिपोर्ट पेश करता है। तैयार 82 या 82 में रिपोर्ट तैयार हो जाती है, 83 में वो सबमिट कर देते हैं। उसके तहत वो कहते हैं कि जो काका साहब कालेलकर कमीशन में एक मुद्दा था कि ओबीसी की पॉपुलेशन डिफाइन होनी चाहिए, इसमें वो डिफाइन करते हैं। पहली बार आता है मंडल कमीशन में कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% है, और काका साहब कालेलकर कमीशन ने करीब करीब 2400 जातियां जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, एक्सक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज, करीब करीब 2400 जातियां आइडेंटिफाई करती है। मंडल कमीशन ये लिस्ट लेके जाता है करीब करीब 3743 कास्ट के ऊपर। तो उसके तहत जब मंडल कमीशन लागू होता है, मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट देता है। अब इसके पीछे की जो राजनीति है, मंडल जी अपना रिपोर्ट देते हैं, इंदिरा गांधी जी तभी प्राइम मिनिस्टर होती है। इंदिरा गांधी जी ये लागू नहीं करती क्योंकि मोरारजी देसाई ने कमीशन अपॉइंट किया था, और ठीक है वो उनका थोड़ा सा पॉलिटिकल ये हो सकता है। इसमें होता क्या है इसके बाद, तो ओबीसी का जो जिस तरह से अन्याय होता है वो यहां से शुरू होता है कि इनके पॉलिटिक्स के चलते ओबीसी को न्याय नहीं मिलता है। पहले मोरारजी को नेहरू जी का इशू था, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी को मोरारजी देसाई के साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज था, तो उस कारणवश इनके पॉलिटिकल झगड़े में ओबीसी का लॉस होता है। तो फिर ओबीसी का होता क्या है, फिर उसके बाद आपको पता है कि जैसे रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद एक तरह से पूरा देश में एक तहलका मच गया। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे भी बात हुई सामाजिक न्याय के लोगों नेताओं से कि आप अभी मंडल कमीशन लागू करो। बट राजीव गांधी जी जो थे वो एक तरह से वो कहते थे कि मैं जो जिस तरह से देश चलता आ रहा है मैं उस तरह से नहीं चलाऊंगा, मैं साइंस टेक्नोलॉजी ये सब चीजों में विश्वास रखने वाला आदमी हूं। उसका कोई प्रपोजल आपके पास होगा तो आप जरूर मुझे दीजिए। और तभी राजीव गांधी जी ने भी लागू नहीं किया। राजीव गांधी जी के कैबिनेट में जो उनके साथी थे वीपी सिंह, जिन्हें राजा जी कहा जाता था, वीपी सिंह कुछ कारणवश कुछ वर्षों में राजीव गांधी जी से खफा हुए, और उन्होंने उसके बाद जब काफी प्रेशर बढ़ गया तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, मंत्रिमंडल छोड़ने का और कांग्रेस पार्टी छोड़ने का एक उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और तभी उन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर
भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बोफोर्स केस में आरोप लगाए। तो सिर्फ आरोप लगा के आप शूट और स्कूट नहीं कर सकते हो, आपको आगे इलेक्शंस भी लड़नी होती है। तो राजा जी जो थे वो पूरे देश में बोफोर्स के खिलाफ प्रचार करते थे, और जो राजीव गांधी जी की नाकामियां थी उसमें वो ये भी कहते थे कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। ये बात ठीक है, पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण मंडल कमीशन लागू हुआ, वीपी सिंह ये सब जानते हैं, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे थे, लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम 1 साल के अंदर मंडल कमीशन हम लागू करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से देश में जो पूरा माहौल बना दिया बोफोर्स के खिलाफ। वो डायरी लेके घूमते थे कि मेरे पास अकाउंट्स के नंबर है, कहाँ से किकबैक्स दिए गए, बहुत सारे नाम उसमें जोड़े गए, और कहा कि ये प्रधानमंत्री ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, देश से धोखा हुआ है, सामाजिक न्याय की ये बात नहीं करते हैं। और इस तरह से उन्होंने राजीव गांधी जी के खिलाफ प्रचार किया और वो सफल रहे। उसके बाद जो सरकार आई, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही थी, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें है कि उसमें तीन नाम थे। हरियाणा के किसान नेता देवीलाल जी, बलिया से सांसद और काफी जो एक ऊंचे कद के नेता थे चंद्रशेखर जी, और तीसरा जो नाम था वो था वीपी सिंह का। तो उनके संसदीय बैठक में काफी बार कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसके ऊपर विचार विमर्श होता था। वो कभी भी किसी नाम पे आम सहमति नहीं हुई। चंद्रशेखर जी ये कहते थे कि मैं कुछ भी करूंगा पर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि वीपी सिंह जो थे राजा रह चुके थे, उनको काफी मान था। तो उसके बाद जो है तो प्रस्ताव ऐसा हुआ, उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल कमेटी देवीलाल जी का नाम सजेस्ट करेगी और देवीलाल जी डिनाई करेंगे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यह बात चंद्रशेखर जी को मालूम नहीं थी, तो वैसे ही हुआ। देवीलाल जी का सेंट्रल कमेटी ने नाम रिकमेंड कर दिया और उसी रिकमेंडेशन के मीटिंग में ही देवीलाल मुकर गए और उन्होंने कहा कि मेरा कैंडिडेट वीपी सिंह है और मैं डिप्टी बन के खुश हूं। और इस तरह से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। बट इस बात से चंद्रशेखर जी काफी नाराज हुए और उन्होंने ये स्ट्रिक्ट कह दिया कि ठीक है, अभी केंद्रीय कमेटी ने मान लिया कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री है, पर मेरे रिजर्वेशंस है। और तभी से जो वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, डे 1 से उनके ऊपर प्रेशर था कि कुछ ना कुछ परफॉर्म उनको करना पड़ेगा। तो जब भी वीपी सिंह आए तभी वो दौर ऐसा था कि एक तरह से सामाजिक न्याय की पूरी क्रांति हो रही थी। जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ी जातियां थी, उनमें से कई नेता आगे आ रहे थे। कई जनों ने जो नेता थे उनमें कई ताकत दी जा रही थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। तभी क्या, अगर आप मुख्यमंत्री देखोगे तो एक तरह से सामाजिक साउथ में भी और यहाँ भी लालू यादव, मुलायम यादव, ये सब मुख्यमंत्री थे। एक तरह से सामाजिक न्याय का पूरा वातावरण बन चुका था और वीपी सिंह के ऊपर जो था वो प्रेशर बढ़ने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि देवीलाल जी जो थे उन्होंने अपने बेटे को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया। उनकी काफी आलोचना हुई, उनको कुछ धांधलेबाजी में बेटे को यहां से मुख्यमंत्री पद से निकालना पड़ा। इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे और किसी कारणवश वीपी सिंह ने देवीलाल जी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनको किनारे कर दिया। और देवीलाल जी जो थे वो मास लीडर थे, किसानों के नेता थे। उन्होंने सोच लिया कि
हम जो सोशल कोलिशन है वो बनाते, क्योंकि सोशल जो नंबर्स थे, राजा जी वीपी सिंह जो थे वो अपर कास्ट थे, सोशल जो नंबर्स थे वो देवीलाल जी के पास थे, राजा जी के पास नहीं थे। तो एक मीटिंग की बात हो रही थी कि काशीराम जी और देवीलाल जी कहीं ना कहीं एक हो सकते हैं। और जब चंद्रशेखर जी उनसे नाराज थे, देवीलाल जी नाराज चल रहे थे, तो वीपी सिंह को ये पता था कि आज नहीं तो कल मेरी सरकार जाने वाली है। वीपी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उन सभी को साथ में लेके सरकार जाने से ठीक पहले मंडल कमीशन की बात छेड़ दी। और मंडल कमीशन की बात छेड़ते ही जो उनसे कुछ सामाजिक नेता दरकिनार करने वाले थे, वो थोड़े से वो दुविधा मन स्थिति में आ गए कि क्या करें अब। तो जब मंडल कमीशन की बात आई तो शरद यादव उनके साथ खड़े हो गए, रामविलास पासवान उनके साथ खड़े हो गए, मधु दंडवते उनके साथ खड़े हो गए, काफी सामाजिक न्याय के नेता जो थे उनके साथ खड़े हो गए। बट जैसे मंडल कमीशन की बात आई, कुछ नेता जो थे उसके पक्ष में नहीं थे और सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अलग इसमें मुद्दे निकाल के, जैसे जब मंडल का विषय है तो कमंडल की बात हुई, विषय निकाल के सरकार गिरना तय था। बट उसके पहले जो है उसने वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। और जैसे वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, जो राइट विंग पार्टीज थी, जो जिनके खिलाफ जो मंडल कमीशन के खिलाफ थी, उन सभी ने सपोर्ट पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया। और एक तरह से मंडल के खिलाफ कमंडल का जो युद्ध है वो तभी से चालू हो गया। मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसीज है, उनको 27% रिजर्वेशन मिला गवर्नमेंट में और हायर टेक्निकल एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें। अभी की जो करंट परिस्थिति है वो इस तरह से कि 27% बाय एंड लार्ज ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मिलता है। तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद का जो विषय है, उसके बाद इसके ऊपर, ओबीसी के विषय के ऊपर खासकर कोई काम नहीं हुआ। एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ और उसने सिर्फ इतना काम किया कि किसको किसमें डाले और किसको निकाले, इतना ही उसका दायरा सीमित रखा था। मंडल कमीशन जैसे लागू हुआ, सरकार गिर गई। सरकार गिर जाने के बाद जो इक्वालिटी के, मेरिटोक्रेसी के जो एक तरह से एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में वो काफी जो इंदिरा साहनी जी थी उन्होंने केस लगाई और उसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट आया 92 में। 92 में जब इंदिरा साहनी जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि जो पिछड़े जातियां हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ न कुछ आप ये जरूर कर सकते हो। तो जो मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन है, और मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन जो दिया था वो 27.5% इसलिए दिया था कि उन्होंने ये माना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 50% का आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये समझ के 22% ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उसको 27.5% का रिजर्वेशन जो उन्होंने रेकमेंड किया था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है 27.5% आपको मिलना चाहिए, ये बात ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बात कर दी कि उसने कहा कि आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन 52% है और रिजर्वेशन 27% ही हम दे सकते हैं, तो आप इसको फिल्टर कैसे करोगे? तो उन्होंने क्रीमी लेयर उसमें लगा दिया। और क्रीमी लेयर लगाने के बाद जो आज तक उसमें काफी विवाद है कि क्रीमी लेयर लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, कितना होना चाहिए,
और किसको होना चाहिए, कि अगर जो अपने कास्ट का ही अगर काम कर रहा है तो उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट आया। उसके बाद आप अगर देखो तो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलना चालू हुए, और जैसे ही रिजर्वेशन के ओबीसीज को बेनिफिट्स मिलना चालू हुए, पूरे देश में एक प्रकार से विरोध होने लगा, काफी रैलीज निकलने लगी आरक्षण के अगेंस्ट। कई जगह तो ओबीसी खुद ही विरोध करते थे इस आरक्षण का। और जैसे ही ये सेटल हुआ रिजर्वेशन कि ठीक है अभी ओबीसी को मिलेगा, तो अभी उसके बाद कुछ जो अपर कास्ट बच गए, जैसे गुजरात में पटेल बच गए, हरियाणा में जाट बच गए, आंध्र प्रदेश में कापू थे, महाराष्ट्र में मराठास थे। तो ये अपर कास्ट में भी एक जो मोबिलिटी, एक रिजर्वेशन की जो भूख थी, वो भी जागरूक हुई कि चलो भाई इनको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो एक तरह से फिर उसके बाद जो है, उसके बाद सही में प्रॉब्लम्स चालू है कि फिर एक तरह से ब्यूरोक्रेसी ने उसमें से लूप होल्स निकालना चालू किए। उन्होंने पैरेलल रिजर्वेशन लगाए, जो बोगस सर्टिफिकेट्स का जो इशू है उसमें से आ गया। तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो हमें प्रेजेंट इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो जो फेस करनी पड़ती है, वो पैरेलल रिजर्वेशन है, बोगस सर्टिफिकेट्स है। तो आज अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो हमें सब पता चलेगा कि मंडल कमीशन लागू होके 25 साल के ऊपर हो गए, बट इसका अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं लिया कि ये कहां तक आया है, कहां तक पहुंचा है। तो उसके बाद अगर हम जो व्हाइट पेपर की बात है वो आज तक किसी ने नहीं की। तो हमें जो आज प्रेजेंट इसमें जो चाहिए कि हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। व्हाइट पेपर के लिए आपको जानना चाहिए कि आपकी संख्या कितनी है। ओबीसी जनगणना की बात हुई, मैंने आपके पेज पे भी देखा कि जनगणना के ऊपर बात हो चुकी है, ओबीसी जनगणना के ऊपर, तो वो इशू मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसके आंकड़े अलग अलग है। मंडल कमीशन कहता है 52% है, एनसीबीसी का एक रिपोर्ट कहता है 40% है, एनएसएसओ का एक रिपोर्ट कहता है 48% है। और मंडल कमीशन जब कह रहा था कि 52% है, तभी जातियां जो थी वो करीब करीब 3700 जातियां मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिस्ट में डाली थी। आज के जमाने में 5000 के ऊपर जातियां बढ़ गई है। तो अगर जातियां बढ़ गई है तो उसके बाद संख्या भी बड़ी होगी। संख्या बड़ी है पर उस संख्या का आज तक कोई ऑफिशियल उन्होंने काउंट नहीं किया है। उसका ओबीसी सेंसस का ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंसस कर लो, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने कहा है सेंसस कर लो, पार्लियामेंट ने कहा है सेंसस कर लो, पर आज तक किसी ने ओबीसी का सेंसस नहीं किया है। खैर ये जो ओबीसी सेंसस की बात है वो अपने इसमें नहीं है, तो वो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई कि तब तक कुछ नहीं हुआ। 2000 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में एक सर्वे किया। वो काफी वो डिटेल में सर्वे नहीं किया, एक रफ सर्वे उन्होंने किया। उसमें से उनको पॉपुलेशन एस्टिमेट्स जो है, उन्होंने पॉपुलेशन एस्टिमेट्स निकाले, सोशल बैकवर्ड और एजुकेशनल बैकवर्डनेस थे वो जो टेस्ट किया। उनका कहना था कि मंडल कमीशन अभी तक जो लागू हुआ है वो 5-10% भी लागू नहीं हुआ है। उसके बेनिफिट्स मेजर जो ओबीसी कास्ट है शायद उनको मिले होंगे, पर जो मंझोले और माइनर ओबीसी है उनको आज तक मिले नहीं है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। उसके बाद 2000 मेरे ख्याल से 16 में जो ओबीसी के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट ईयर है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। उसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अभी तक जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था वो क्या करता था कि हाँ, आपसे सिर्फ निवेदन ये लेते थे कि किस जाति को अंदर डालना चाहिए लिस्ट में और किसे निकालना चाहिए, और जो जाति को डालना चाहिए वो सही में वाकई में सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड है या नहीं, इतना ही आज तक वो टेस्ट करती थी। इसके सिवा उनको कोई पावर्स नहीं थे। आज नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके पास पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए कि आज अगर आपके खिलाफ कुछ सोशल डिस्टेंस, एक तरह से आपको समाज से कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप उनके पास जाके
गुहार लगा सकते हो, उनसे न्याय मांग सकते हो। ये जो थी कि 2000 में एनसीबीसी का सर्वे और 2016 में जो 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, आज तक ये प्रेजेंट सिचुएशन है। बट अभी इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस तो काफी है, क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन दिया तो लूपहोल्स उसमें से निकलना चालू हो गए। सबसे बड़ा ये रिजर्वेशन है कि ये रिजर्वेशन उन्हें मिले ही ना। तो कैसे ना मिले? उन्होंने उसमें पैरेलल रिजर्वेशंस का एक ये लगा दिया, जो बोगस सर्टिफिकेट्स थे उसे लगाया दिया गया। आज अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो लागू ही करीब स्थानिक स्वराज्य संस्था में नहीं है। 50% बोगस कास्ट वाले ले गए, और जो सिविल सर्विसेज में ले, उनको जो पैरेलल रिजर्वेशन के अंडर उनको कहा जाता है कि अगर आप फलाना जाति से है तो उसी से आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर उस जाति के लिए एक ही पोस्ट है तो उसी में आप compete करो, आप जनरल में मत आओ। तो इस तरह से फिर बच्चे जो जनरल में सिलेक्ट होते हैं, मेरिट में आते हैं, अपने खुद के दम पे ऊपर मेरिट में पोस्ट लेते हैं, उनको भी नकारते हैं जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में होता है, और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लड़ाई चलती रहती है। बट इस तरह से जो ओबीसी को एक तरह से बाजू में करने के लिए जो सब पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके लिए कुछ न कुछ जरूर हमें करना होगा, क्योंकि अभी पास तो हमने देख लिया, प्रेजेंट भी कुछ खास नहीं है। अभी प्रेजेंट में एक्सपेक्टेड था कि जो ओबीसी का कास्ट सेंसस होने वाला है, उसके ऊपर ओबीसी समाज निकल के काफी दबाव केंद्र सरकार के ऊपर बनाएगा। बट जो लीडर्स है, सोशल जस्टिस के हो या एक्टिविस्ट हो, उस तरह से वो दबाव शायद क्रिएट नहीं कर पाए। अभी 2021 में सेंसस प्रपोज्ड है, शायद अभी ये इस पैंडेमिक की वजह से डिले हो जाएगा। बट बेसिकली ऐसा है कि जो एक्सपेक्टेड था कि एक तरह से समाज दबाव बनाए सेंसस के ऊपर, वो नहीं हो पाया। हालांकि जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, उन्होंने कहा था कि ओबीसी का सेंसस होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके ऊपर भविष्य में हमें सबसे पहली बात यह करनी होगी कि ओबीसी सेंसस के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से अन्य जातियों के, अन्य संगठनों के जो थिंक टैंक्स होते हैं, उस तरह ओबीसी के पास सेंट्रलाइज थिंक टैंक एक भी नहीं है। और जो है ओबीसी को जो न्याय मिला है वो मंडल कमीशन जजमेंट के ऊपर मिला है। मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संघ से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब आप लेक्चर मंडल कमीशन को समझाने के लिए, जो आप सब एक्टिविस्ट हो, जो लीडर्स हो, जो अलग अलग तरह से अपने अपने समाज में काम करते हो, उनके लिए मंडल कमीशन समझाने के लिए खासकर किसी लॉयर्स के, लीगल एक्सपर्ट्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के आप लेक्चर्स रखिए। क्योंकि आज ओबीसी के लोगों को ही मालूम नहीं है कि मंडल कमीशन है क्या, और उसका जो प्रॉपर स्टडी है वो उन तक आता नहीं है। वो उतना पढ़ते नहीं, क्योंकि काफी बड़ा 3 वॉल्यूम में रिपोर्ट है। और उसके बाद दूसरा जो है कि ओबीसी जो मंडल कमीशन है, उसके बाद जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, उसके ऊपर भी आप लेक्चर्स रखिए। क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है। इंदिरा साहनी जजमेंट टोटल रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर है। तो अगर आप इंदिरा साहनी जजमेंट को पूरा पार्ट बाय पार्ट पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी, एफर्मेटिव एक्शन के बारे में क्या सोच थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे वो क्या सोचते थे। आज इंदिरा साहनी जजमेंट में जो कहा गया है, आज बिल्कुल उसके विपरीत एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी चलाई जा रही है, और उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। क्योंकि जो ओबीसी के एक्टिविस्ट है, ओबीसी लीडर्स है, सोशल जस्टिस में जो काम करते हैं जो लीडर्स है,
उन्हें भी शायद इंदिरा साहनी जजमेंट ठीक से समझ में नहीं आया या कभी उन्होंने समझा नहीं है। तो बीपीएसएस के मैं जो कोऑर्डिनेटर मॉडरेटर है ग्रुप के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ठीक है, काका साहब कलेलकर कमीशन आप इग्नोर कर सकते हो, पर मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी जजमेंट के ऊपर आप एक लेक्चर्स की सीरीज रखिए और उसे पूरी तरह से आप सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी में जितने लोग काम करते हैं उनके लिए आप रखिए। क्योंकि मंडल कमीशन जब तक आप समझोगे नहीं, ओबीसी एससीबीसी ये समझेगा नहीं। और इंदिरा साहनी जजमेंट सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, वो ओबीसी एससी एसटी को पूरी तरह से एक तरह से समझा देता है। मेरे ख्याल से अभी श्रावण देव वो भी ओबीसी कास्ट सेंसस पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, नेशनल लेवल पे काफी लेक्चर्स लिए हैं। पर दबाव जिस तरह से ओबीसी का बनना चाहिए था केंद्र सरकार के ऊपर, काफी लोगों ने कोशिश की, बट उस तरह से दबाव बना नहीं पाए। श्रावण देवरे जी ने भी काफी लेक्चर्स पूरे देश में लिए, मतलब मुझे भी पता है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जनगणना के लिए ये किया, बट उस तरह से दबाव हम बना नहीं पाए। तो अंत में जब मैं कंक्लूड करूंगा और क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर जाऊंगा, तो एक दो तीन चीजें मैं कहूंगा कि थिंक टैंक होना बहुत जरूरी है। जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, मंडल कमीशन है, उसके ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए। एक तरह से जो ट्रेनिंग होता है या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, सोशल एक्टिविस्ट की, सोशल जस्टिस के जो लीडर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उसमें मंडल कमीशन हो, इंदिरा साहनी जजमेंट हो, थोड़ा बहुत काका साहब कालेलकर कमीशन हो, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके ऊपर हो, ये दो चीजें। और तीसरा जो काफी लोग काम कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर गोरे जी भी है, काले सर भी है, देवरे सर भी है, ओबीसी कास्ट सेंसस के ऊपर ये होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कास्ट सेंसस, अगर आपको आपकी संख्या ही पता नहीं है, आपका बैकवर्डनेस ही पता नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट देगी क्या, आप मांगोगे क्या? क्योंकि आप जब भी ग्रांट मांगोगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि आपकी संख्या मालूम नहीं, यही कहती आ रही है। इसलिए जैसे ही श्रावण देवरे जैसे सर है, ज्ञानेश्वर गोरे जैसे, विजय काले सर जैसे लोग हैं, इन्होंने दबाव तो बनाने की कोशिश की, बाकी काफी संगठनों ने की, बट एक तरह से वो उस तरह से दबाव बना नहीं। तो लीगल प्रेशर भी हमें लगाना होगा। जैसे ही आपको पता है कि एमबीबीएस कोटा में 0% सीट्स मिली, तो डीएमके ने जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डाल दी। इस तरह से हमें कई पिटिशंस, कई बार कुछ लीगल एक्शंस एक तरह से करनी चाहिए। तो जो इग्नोरेंस है ओबीसी का, उससे आपको जागृति करनी होगी। थोड़ा सा ओबीसी जो है थोड़े से पॉलिटिकल एक तरह से गुलामगिरी में चले गए हैं, कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही रिलीजियस गुलामगिरी में चले गए हैं। रिलीजन संभालना कोई गलत बात नहीं है, बट किस हद तक जाए उसे भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो थिंक टैंक होनी चाहिए, क्लासेस होने चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए इंदिरा साहनी जजमेंट पे, मंडल कमीशन पे, और ओबीसी कास्ट सेंसस होनी चाहिए। जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो एक्टिविस्ट की होनी चाहिए, और भारतीय पिछड़ा शोषित संघ में वो कैपेसिटी है कि वो कर सके। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जरूर करिए। इसके बाद भी अगर ऑफिस वगैरह सब होने चाहिए। इसके बाद अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर बताइए मुझे चैट विंडो में आपके। मैं मेरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं जरूर उनका जवाब दे सकूं। एक मिनट में वसंत जी कह रहे हैं कि कॉस्ट सेंसस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये सही बात है कि जनगणना जब तक नहीं आपकी संख्या आपको पता नहीं पड़ेगी, आपको क्योंकि ओबीसी का पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज, और अगर 52% सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशनल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। यस, ओबीसी का सेंसस इज अ प्रॉब्लम। ओके, एक मिनट में सवाल देखता हूं। CSTs, socially backward educational classes are backward. Scheduled caste, hence remaining caste are termed as
अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी सही है मनराज शास्त्री जी का कि सभी जो एसीबीसी है उनको ओबीसी कहा जाता है। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड विद इन 2 years 19 December 80। ये कह रहे हैं, हाँ ये भी सही है कि 19 मंडल कमीशन आया था 1979 में, रिपोर्ट 81-82 में हुई। ठीक, जनता दल नॉट वीपीसी। सवर्ण आरक्षण के समय 50% की सीमा कैसे पार हो गया है, सुप्रीम मनु न्यायालय है। लल्लन यादव जी कह रहे हैं कि किस तरह से किया गया। इस समय तो देश में थोड़ा सा बाहुबल चल रहा है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसका, वो ना किसी स्वायत्त संस्था की विशेष इज्जत रखता है, जो हम करे सो कायदा, इस तरह से चल रहा है। तो हाँ, उन्होंने की अभी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल 50% ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन जो मर्यादा मांग दी है, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि गवर्नमेंट को अधिकार है 50% रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन देने का, तो फिर ओबीसी को भी मांग करनी चाहिए कि हम भी 52% है तो हमें भी 52% या 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सही बात है। फिर उसके बाद ओबीसी नेता सुशीला मोराले का व्याख्यान है। ठीक है प्रभाकर जी, आपने कहा है कि सुशीला मोराले का व्याख्यान है, आपने विषय नहीं दिया है। हाँ, महेश चौधरी जी कह रहे हैं कि 102, हाँ 102 अमेंडमेंट थी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मंडल रिकमेंडेशंस एज अगेंस्ट द फॉर्मेशन। जो नेशनल कमीशन था वो इंदिरा साहनी जजमेंट के थ्रू आया था, और इंदिरा साहनी की जो केस थी वो मंडल कमीशन के एक तरह से खिलाफ थी। तो मंडल कमीशन को चैलेंज करने वाली पिटिशन थी इंदिरा साहनी की, और इंदिरा साहनी के जजमेंट डिलीवर करते वक्त नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें जो एडिशंस किए उसमें ये थे कि नेशनल कमीशन हो। साहनी जजमेंट में उन्होंने खुद रिलेवेंस ऑफ मंडल कमीशन नाउ अभी भी है, अभी उसी के ऊपर चल रहा है रिलेवेंस ऑफ मंडल कमीशन नाउ। अभी जो भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है वो मंडल कमीशन और 92 के इंदिरा साहनी जजमेंट के ऊपर ही मिल रहा है। रिलेवेंस तो काफी है क्योंकि रिलेवेंस मंडल कमीशन अभी तक पूरा लागू ही नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं, बालाजी मुंडे है, प्रभाकर गायकवाड़ जी है, उनको भी पता है कि ये ओके पता है कि मंडल कमीशन अभी तक पूरा लागू नहीं हुआ है, तो रिलेवेंस उसका क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कुछ थोड़ा सा भी लागू नहीं हुआ है तो इतनी परेशानी है। अगर 40-50% भी लागू होता है तो क्या होगा। एक मिनट, सेंट्रल ऑफिस चाहिए पूरे देश के लिए। हाँ ओके, इग्नोरेंस अबाउट is amongst OBCs is too much। yes, अर्जुन पटेल जी you are right, इग्नोरेंस काफी है क्योंकि वो अपने जाति के लिए आते हैं। ओबीसी करके अगर आप उनको बुलाओ तो नहीं आते, अगर आप अपनी जाति की मीटिंग लगाओ तो जरूर आएंगे, ओबीसी की मीटिंग लगाओ तो नहीं आएंगे। ठीक है, अनंत कुदड़ा जी कह रहे हैं कि सेंट्रल ऑफिस चाहिए पूरे देश के लिए, पूरे देश चाहिए, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ ऑफिस चाहिए। तो अभी जो जैसे जैसे प्राइवेट कोऑपरेट कर सकता है उसी तरह से होगा। वसंत हरकर जी कह रहे हैं ओबीसी का सेंसस इज क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। यस वसंत जी, ये सही बात है। ओबीसी का कोई राजकीय नेतृत्व नहीं है, दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय पार्टी नहीं तो ओबीसी को न्याय कैसे मिलेगा। महेश जी, आपका सवाल सही है कि ओबीसी की कोई पार्टी नहीं है, बट मेरा उससे थोड़ा सा ऐसा है कि किसी भी जाति की वैसे पार्टी नहीं है। वो भले ही किसी पार्टी में एक जाति का प्रभाव होता है ज्यादा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में सवर्णों का है, जिसे पहले ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते थे, एनसीपी वगैरह में जो है जैसे मराठा समाज का दबदबा है, और बाकी
जो छोटे से कास्टिस्ट पार्टी, एक कास्ट का उसमें प्रभाव ज्यादा हो सकता है, संख्या ज्यादा हो सकती है, पर पूरी कास्ट या पूरे कैटेगरी पे बेस्ट एक पार्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट उस मुद्दे पे आपको वोट भी पूरे समाज के पास जाना होता है, तो थोड़ा सा ये मुद्दा मेरे को मुश्किल लग रहा है। श्रावण देवरे सर भी ज्वाइन किए हैं। श्रावण देवरे जी वेलकम। ओबीसी जनगणना आंदोलन, अब सभी जाति और वर्ग की जनगणना होनी चाहिए। सर सभी जाति की, आपको तो पता है कि कास्ट सेंसस भी होता है, आप माइनॉरिटीज भी गिनते हो, आप एंग्लो इंडियंस भी गिनते हो, सिर्फ आप गिनते नहीं हो तो ओबीसीज, आप SC ST की भी जनगणना करते हो, ओबीसी की नहीं होती। तो सभी जाति की होनी चाहिए, तो पूरा कास्ट बेस्ड सेंसस ही होना चाहिए। जो SECC है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसका भी अगर आप चीरफाड़ करें तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली गिनती नहीं करता हो, बाकी सब गिन लेता है, आपके घर में मुर्गी कितनी है, टीवी कितना है, बट आपकी जाति के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट। प्रभाकर जी कह रहे हैं कि ओबीसी के नेता ही ओबीसी के प्रश्नों को लेकर लड़ाई क्यों नहीं। प्रभाकर जी बात ऐसी है कि वो वास्तविक में अपने पक्ष के एक तरह से गुलाम होते हैं, और अगर वो ज्यादा बात करने लगे तो पक्ष उनके ऊपर दबाव बनाता है। आइदर कोई इंडिपेंडेंस हो जो बात कर सके, या फिर कोई ऐसा नेता हो कि जिसकी खुद ही की पार्टी है और वो जो चाहे बोल सके, जैसे शरद यादव जी थे, जैसे लालू प्रसाद जी थे, रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान ओबीसी नहीं थे, बट सोशल जस्टिस के मुद्दे पे हमेशा बात करते थे। तो ऐसे कुछ नेता होने चाहिए। ओबीसी डरपोक ज्यादा, आनंदा कुदरे कह रही है, ये सही बात है कि जो इसीलिए तो पिछड़े हैं। अगर वो थोड़े से थोड़ी डेयरिंग कर लेते तो शायद पिछड़े नहीं होते। ओबीसी लोगों में ओबीसी के प्रति अस्मिता है नहीं। जब तक ओबीसी को ओबीसी होने की अस्मिता जागरूक नहीं होती, तब तक ओबीसी के हक में लड़ेगा या संगठित नहीं होगा। ये बात सही है निशांत पवार जी आपकी, क्योंकि कास्ट आइडेंटिटीज है, और कास्ट का काम करने से कोई हिचक उनको होती नहीं है। बट अगर आप कैटेगरी का काम करने बोले तो उन्हें थोड़ी सी हिचक होती है। मानसिक रूप से राजनीतिक गुलाम बनने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ये कहना है हनुमंत धायगुड़े जी का। ये भी सही है कि राजनीतिक ही नहीं, हम काफी जगह गुलामी करते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली भी कुछ लोग हैं जो आर्थिक गुलाम भी है। तो गुलामी काफी इसमें करते हैं हम। अभियान चलाना चाहिए, तो आपकी बात सही है। राजकारण करना कब सीखेगा? हाँ, ये संजय जी आपने जो बात कही है, संजय जी कह रहे हैं कि ओबीसी राजकारण और समाजकारण कब करना सीखेगा। ये आपकी बात सही है। इसे हमें ही थोड़ा सा उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। हमें ही थोड़ा पुश करना पड़ेगा, और हमें भी वोट्स उस तरह से वोटिंग पैटर्न में चेंज लाना होगा। मतलब कोशिश हमें करनी चाहिए और उन्हें साथ लेकर। तो जो महात्मा फुले जी का जो वर्ड था कि सत्य शोधक बना, अब सत्य शोधक, सत्य की खोज कीजिए, अभी हमें थोड़ा सा उसे रिडिफाइन करके, मतलब वो है पर उससे थोड़ा एक एनालॉजी लेकर अगर हम कोशिश करें तो सत्ता शोधक बना, ऐसा एक तरह से हमें करना होगा कि सत्ता जो है उसके लिए हमें प्रयत्न विशेष करने होंगे। संघ की चाल व्यवसाय ध्वस्त करने के लिए जाति और जनगणना, ये सही बात है आपकी मानराज शास्त्री जी की। जनगणना के लिए आंदोलन होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। 2019-2020 में काफी आंदोलन होंगे, पर एनआरसी जो था उसके ऊपर, एनपीआर एनआरसी, उसके ऊपर काफी सीए के ऊपर काफी आंदोलन हुए, पर जातिगत जनगणना के लिए नहीं हुए, ओबीसी जनगणना के लिए नहीं हुए। और काफी लोग तो ये आरोप भी लगाते थे कि जो एनसीआर सीए वगैरह जो है लाया जा रहा है, वो ओबीसी का सेंसस ना हो इस कारणवश ही लाया जा रहा है। वो सच तो हमें पता नहीं है। ठीक आहे सर जी, वैचारिक स्तर पोचण्यासाठी काय, वैचारिक अभ्यासू वक्ते ग्राम स्तरावर पोचण्यासाठी काय केलं पाहिजे? सुभाष बेराड जी, उनका सवाल है कि हमें तो डिसेंट्रलाइज होना होगा। वैचारिक अभ्यासू वक्ते, अभी यह है कि
जो वक्ते हैं वो अभी बाहर से नहीं आएंगे, अभी हम में से ही कुछ लोगों को वक्ता बनना पड़ेगा, हम में से ही कुछ लोगों को जो स्टूडियस एकेडमिशियन बनना पड़ेगा, विचारवंत बनना पड़ेगा। उसके सिवा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओबीसी की संख्या है इतनी है कि आप एक आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी ये काम नहीं कर सकते। अभी आप लिस्ट निकाल लो, आपको 100 लोगों की भी लिस्ट नहीं निकलेगी, उससे ज्यादा लोग है भी नहीं। बट अगर आपको लोकल लेवल और ग्राम लेवल पे आपको चाहिए तो आपको ट्रेन करने होगी। जो आज संगठन देश चला रहे हैं वो यूं ही नहीं चला रहे, उन्होंने ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में काफी खर्चा किया है। उनके पास एक थिंक टैंक है, एक ट्रेनिंग पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और कार्यकर्ता है जो थिंक टैंक डिसाइड करती है कि करिकुलम क्या होगा, कार्यकर्ता है जो ट्रेन होते हैं और ट्रेन होके आगे जाके उनका जो एजेंडा वो चलाते हैं। तो वो मॉडल या फिर उस तरह से मॉडल हमें, थोड़ा सा उस तरह से मॉडल हमें विकसित करना होगा। जातीय जनगणना, उमेश जी कह रहे हैं कि जब तक नहीं होगी कब तक सही हिस्सेदारी संभव नहीं है। ये सही बात है आपकी उमेश जी। निशांत पवार जी, ओबीसी समाज में ओबीसी होने की अस्मिता निर्माण करने की जरूरत है। ये तो सही बात है, हर 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 जाति में अपनी अस्मिता है निशांत जी। मतलब ओबीसी के अंदर जो छोटी भी जातियां है उसमें भी अपनी अस्मिता जरूर है कि हमने कुछ किया है, हमें कोई लीडर है, हमें कोई नेता बना है, हमें कोई बड़ा आदमी बना है, हमने ये लड़ाई लड़ी है, हमारे पास ये स्किल है, उसकी अस्मिता जरूर है। पर जो कलेक्टिव अस्मिता है वो नहीं है, और वो आज होने की जरूरत है। जी, सिर्फ मंडल आयोग पूरा के पूरा लागू कीजिए, ये डिमांड क्यों नहीं करते हैं? राजेश जी, आपका सवाल तो सही है, बट उससे पहले हमें मंडल कमीशन पूरा जो एक्टिविस्ट है उनको खुद को समझना होगा कि मंडल कमीशन क्या है। और ये भी बात सही है, क्योंकि डिमांड तो हमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट से हम करते हैं तो मिनिमम डिमांड्स होनी चाहिए। तो मंडल कमीशन लागू करो मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरह से हम भेल डिमांड कर रहे हैं कि उसमें क्या आएगा हमको भी पता नहीं है। तो मंडल कमीशन को स्टडी करके अगर हम फिल्टर करके 3, 4, 5, और उसके मंडल कमीशन ही नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी सजेशन है, इंदिरा साहनी में कुछ सजेशन दिए हैं, उसको भी क्लब करके हमको एक 4-5 डिमांड्स बनानी चाहिए। उसमें से कास्ट सेंसस ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, और ये 4-5 डिमांड्स पे ऊपर ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हनुमान जी कह रहे 10% सवर्ण आरक्षण लागू करते समय कौन सी जनगणना हुई थी? हाँ, जनगणना तो नहीं हुई थी, ये बात सही है कि जनगणना भी नहीं हुई थी और कोई एस्टिमेट भी नहीं हुआ था। क्योंकि अभी ये जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से कि हम करें सो कायदा, और आप हमें सिखाने की कोई कोशिश ना करें, हम सब जानते हैं, और हम जो करेंगे वही देश के लिए सही है, वही समाज के लिए सही है। और इस तरह से ये गवर्नमेंट आज की जो है वो काम कर रही है। सामाजिक न्याय के ऊपर हम करें सो कायदा आपको सुनना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशंस को भी एक तरह से वो थोड़ा सा नजरअंदाज करने वाली सरकार आज हमारे पास है। तो उन्होंने नहीं किया है, बट इन द लॉन्ग टर्म शायद ये नहीं चलेगा। सुनीता जी कह रहे हैं सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में हो और महाराष्ट्र का नागपुर में, ठीक है, होना चाहिए। का ऑफिस दिल्ली में है, ओके। आप शायद सुनीता जी बात कर रही है कि भारतीय पिछड़ा शोषित संघ का ऑफिस दिल्ली में है और उसका नागपुर में है। अभी ये तो सही बात है, बट सिर्फ 2 या 4 ऑफिस से नहीं होगा। लोकल लेवल पे भी ऑफिस हो या अनऑफिशियली कोई मीटिंग प्लेस हो तो वो होनी चाहिए। और एक संगठन ही नहीं, बहुत सारे संगठनों को साथ लेके काम करने की जरूरत है, तभी जाके हमें कुछ अचीव कर पाएंगे। श्रावण देवरे जी सर कह रहे हैं जाती वर्ग निहाय जनगणना झाली तर जाती वर्ग व्यवस्थेच्या नावा अर्थशास्त्राची मांडणी तज्ञ लोक करू शकतील। हे जातीचे अर्थशास्त्रच आपले नवे अस्त्र बनेल, त्यातून होणारी जागृती आपली चळवळ भक्कम करेल। ये सही बात है सर, कि पहले तो ये हो तो सही, हम डिमांड तो करेंगे बट ये हो तो सही। एनसीबीसी और एनएसईबीसी में तो मुझे एसईबीसी तो मुझे पता नहीं है, एनसीबीसी मुझे पता है शास्त्री जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये है। एनसीएसईबी मुझे नहीं पता है क्या है इसका फुल फॉर्म, अगर आप बताओगे तो अच्छा होगा।
निशांत पवार जी, हर लड़ाई अस्मिता के लिए लड़ी जाती है, चाहे वो देश की अस्मिता हो, जाति की, प्रांत की या व्यक्तिगत किसी पार्टी को लेकर अस्मिता जागरूक होती हो तो लड़ाई वो लड़ते हैं। सही है, अस्मिता हर एक में अपनी जाति के लिए है, बट जब कलेक्टिव ओबीसी की बात करते हैं तो थोड़ी सी अस्मिता में थोड़ी सी कमी आती है। तो ओबीसी की एक आइडेंटिटी, एक अस्मिता बनानी चाहिए। है कुछ लोगों में अभी बढ़ रही है, क्योंकि वो काफी नई एक तरह से आइडियोलॉजी है, 25 साल ही हुए हैं, तो बनेगी। और जब तक कोई इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है वो नहीं बनेगी। अर्जुन पटेल जी, श्रावण देवरे सर है, श्रावण देवरे सर का नंबर चाहिए। पिसे मानखड़ा नागपुर, ओके। महाराष्ट्र अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोरे, यस ज्ञानेश्वर गोरे जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजेश देवरो, वीपी सिंह सरकार ने दिया था, भाजपा समर्थन निकाल कर सरकार गिरा दी। ये सही बात है राजेश जी आपकी कि वीपी सिंह सरकार जब ओबीसी आरक्षण दिया तो मंडल कमीशन के विरोध में उन्होंने सरकार निकाली थी। बट उसका एक एंगल ये भी है कि सरकार तो ऐसे भी गिरने वाली थी, क्योंकि देवीलाल जी भी काफी नाराज चल रहे थे, चंद्रशेखर जी भी काफी नाराज चल रहे थे, और बाकी सब लोग काफी नाखुश थे काफी नीतियों के कारण। तो जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही अगर आपसे नाराज हो, आपका सेकंड इन कमांड ही नाराज हो और वो अलग आपके खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, तो सरकार गिरना तो तय था। बट ठीक है, रीजन ये हो गया तो समझो थोड़ा लेट होता था, मंडल कमीशन के कारण थोड़ा जल्दी हो गया, बाकी कुछ नहीं। जब मंडल आयोग बना और उसके रिकमेंडेशन रेडी है को पूरी तरह से लागू किया जाए, इस विषय पर आंदोलन क्यों नहीं होना चाहिए? इस विषय पे जरूर आंदोलन होना चाहिए, बट मंडल कमीशन के काफी रिकमेंडेशंस है और काफी उनका स्कोप काफी बड़ा है, तो उसमें से हमें फिल्टर करके टॉप 4-5, और सिर्फ मंडल कमीशन नहीं, जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, फिर उसके बाद एनसीवीसी के कुछ रिपोर्ट्स है, उसको हमें क्लब करके बेस्ट 4-5 डिमांड्स, अभी काफी लोग हैं, ज्ञानेश्वर गोरे जी, काले जी, श्रावण देवरे जी है, एक 4-5 डिमांड्स हमें क्लब करके निकालनी चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन के तो काफी रिकमेंडेशंस और इतने पॉसिबल भी नहीं होंगे। बट पहले जो फर्स्ट फेज है उसमें हम फर्स्ट 4-5 जरूर जो रिकमेंडेशंस है वो लागू करने की सिफारिश गवर्नमेंट से कर सकते हैं। यस, वी शुड बी थर्स्टी फॉर पावर। यस, जो सत्ता शोधक बनने की बात है, अगर हम सत्य शोधक तो है, बट सत्ता शोधक भी अभी अगर हम बन जाए या फिर डिमांड करने लगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ओबीसी के समाज में ओबीसी होने की अस्मिता किस प्रकार से जागरूक की जा सकती है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि ओबीसी कौन कौन है, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, इंटर स्टेट में भी, और उनके जो प्रोग्राम्स है, उनके जो लीडर्स है, उनके जो महापुरुष बने, उनके भी जयंती पुण्यतिथि पे सभी ओबीसी ने जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर अहिल्याबाई होलकर का कुछ जयंती हो तो सिर्फ धनगर समाज के लोगों ने ही जाना चाहिए, बाकी ओबीसी ने भी जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो महापुरुष है उनके सब, हर एक जाति का जो महापुरुष है उसके प्रोग्राम में हमें शरीक होना है, हमें जाना है, और हमारे यहाँ भी जो प्रोग्राम होते हैं अपने ओबीसी भाइयों को हमें बुलाना चाहिए। इस तरह से एक तरह से मेल बढ़ाना चाहिए, उससे उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राजनीतिक आंदोलन कैसे हो? ओबीसी का राजनीतिक आंदोलन कैसे हो? सबसे पहली बात तो ऐसा है, मेरे ख्याल से सवाल सुनीता काले जी ने पूछा है। सबसे पहला बात तो यह है कि जो राजनीतिक हमें रिजर्वेशन मिला है उससे भी हम टिका नहीं पा रहे। मतलब हमें 27% मिला है और वास्तविक में वो हार्डली 12 या 13% ही मिला है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस अस इक्वालिटी ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो हमें जो मिला है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रॉमिस कर रहा है तो कम से कम हमें वो जो मिला है वो लेना चाहिए। और उसके बाद जो है कि हमें आगे की बात कर, मतलब स्थानिक स्वराज्य संस्था में आपका रिजर्वेशन आ गया, आप नगर परिषद में पार्षद बन गए, नगर पालिका में आप नगर सेवक बन गए, मेयर बन गए, सरपंच बन गए, कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको एक सीट मिल गई। यहाँ तक ये बात
सीमित नहीं होगी। आपको आज म्हाडा जो फ्लैट्स निकलती है महाराष्ट्र में, मैं खास करके बात करूं, जो महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें ओबीसी के लिए घर नहीं है, जमीन ओबीसी से लेंगे और ओबीसी को घर नहीं देंगे। म्हाडा में रिजर्वेशन होना चाहिए। जो असेंबली है विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, ये इसमें हमने रिजर्वेशन डिमांड करना चाहिए। इस पे कोई डिमांड करता नहीं है। अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन हो, इस मुद्दे को लेकर अगर आंदोलन छेड़ा जाए तो फिर वो राजनीतिक आंदोलन होगा और काफी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनेगा। लक्ष्मण गुंजाल जी है, वो कुछ सालों में जनगणना की मांग संसद में आक्रामक रूप से मांग करने वाले थे। जब कोई नहीं है तो इस समस्या का हल कैसे होगा, वही तो कुंजी है। लक्ष्मण जी, ये सही बात है, वही कुंजी है। जनगणना होनी ही चाहिए और उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए देवरे सर भी काफी जागृति करते हैं, कोर्टबाजी होती है, हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। जिस तरह से प्रेशर बिल्ड होना चाहिए था, ये शायद ये सीए एनआरसी की वजह से हुआ नहीं, बट संसद में काफी जनों ने बात रखी है और संसद का सत्र अभी खत्म हो गया है, उनके जवाब आए नहीं है। काफी जनों ने आरटीआई फाइल किए, उसके जवाब आए नहीं है। सरकार के इसके ऊपर रुख क्या है, वो एक बार साफ हो जाए तो समझ आए कि होगी या नहीं होगी, या फिर हमें दूसरा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। ओबीसीओ को बलिराजा को आज तक इतिहास पढ़कर ओबीसी में जागृति आ सकती है। ये भी देवरे सर की बात सही है कि जो ओबीसी के राजा हो चुके हैं, बलि राजा हो या फिर दूसरे जो ओबीसी के लीडर्स हो, होलकर डायनेस्टी हो, वडियार डायनेस्टी हो, इन सब को अगर हम थोड़ा सा पढ़े, तो अगर हम अपना ही इतिहास पढ़े और जो जाज्वल्य इतिहास है वो पढ़े, तो हमें थोड़ी सी अस्मिता जग सकती है कि यस, हम ये करने के काबिल है। बालाजी मुंडे, हर राजनीतिक पार्टी से बड़े ओबीसी नेताओं का दबावगढ़ बनाना चाहिए। यस बालाजी जी, आपकी बात सही है, क्योंकि दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है वो पूरा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती, वो प्रेशर ग्रुप्स चलाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज एक मतलब गली से दिल्ली तक उनका स्ट्रक्चर होता है, ऑफिशियल होती है और काफी कॉम्प्लेक्स उसमें सिचुएशंस होती है, उसके डिमांड स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इसके उलट प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो हाईली पावरफुल होते हैं, वो कंसाइज होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं, उनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब कुछ दबाव घटों का, और वो उनके डिमांड्स काफी स्पेसिफिक और काफी क्रिस्प होते हैं कि 1 2 3 4 ये चाहिए, दे दो, बात खत्म। तो हर राजनीतिक पार्टियों का ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा बामसेफ का या फिर किसी का मॉडल देख लो, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ ही एक्टिविस्ट और जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनको भी लेके एक दबावगढ़ बनाया है, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे बामसेफ ने ऐसे काफी संगठन है जिन्होंने आज ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लिया है, और ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, इन सबका मिला के एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और अपने डिमांड्स फुलफिल कराने के लिए वो हर कोशिश करते हैं। ये ओबीसी में होना ही चाहिए। ठीक है, नेशनल कॉलेज का ट्रेनिंग सेंटर का कार्य पूरा हो गया है यवतमाल महाराष्ट्र में। धन्यवाद सुनीता जी। बालाजी वाडे, संविधान प्रवेशन सर, ओबीसी समाजात मानसिक परिवर्तन कसे घडवून आणावे। बलदेव जी, सबसे पहले आपको उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिखाना होगा, कुछ ना कुछ सपने दिखाने होंगे, आपको थोड़ा सा सपनों का सौदागर बनना होगा। आपको उनको, अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये अगर जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं, जैसे हम स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी कहते हैं, जब तक आप कोई दिखाओगे नहीं, कि उनको बताना पड़ेगा आप अगर लड़ोगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो उस तरह से कुछ आपको उनको सपने, या फिर सपने नहीं बट वास्तविक दिखाना चाहिए कि तभी जब इंसेंटिव होगा तभी आदमी काम करेगा। अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो जैसे मराठी में कहते कि लश्करचे भाकरे भाजायच्यात, वो कोई नहीं करेगा। ये नो फ्री लंचेस बेसिकली। तो आपको अगर उनका मानसिक परिवर्तन करना है तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिखाना होगा। अगर वो कार्य करता है तो उसे आपको बताना होगा कि तू पंचायत सदस्य बन सकता है, सरपंच बन सकता है, एमएलए बन सकता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको कह सकते हो कि वो तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी में है तो बोलेगे भाई ऐसा तो प्रमोशन होगा नहीं, अगर
इस तरह से कुछ आएगा तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात होगी तो तुझे प्रमोशन मिलेगा, ऐसा कुछ इंसेंटिव आपको जरूर उसको दिखाना चाहिए, नहीं तो मानसिक परिवर्तन आएगा नहीं। सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ओके, सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ काफी लोग जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उसके खिलाफ काफी लोग कोर्ट में गए हैं ऑलरेडी, और अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस मामले को कि क्या हो सकता है, क्योंकि आखिर संसद ने पास किया है, बट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे धक्का लगा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं लोग, काफी लोग गए हैं, और उसे देखना होगा क्या होगा। ओबीसी साहित्य हर भाषा में विकसित होना चाहिए। अर्जुन पटेल जी, ये आपका जो सुझाव है ये भी काफी अच्छा है। साहित्य मेरे ख्याल से उसके नीचे श्रावण देवरे जी का कमेंट है। श्रावण देवरे जी भी काफी साहित्य करते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी काफी मोहन देशमाने जी वगैरह कुछ लोग हैं जो ओबीसी साहित्य परिषद आयोजित करते हैं। हाँ, हर क्षेत्र में ओबीसी का काम होना चाहिए, सिर्फ राजकीय नहीं, सामाजिक नहीं, साहित्य क्षेत्र में भी होना चाहिए, मीडिया में भी होना चाहिए, मास कॉम में भी होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर सोशल एजुकेशन, सब मेरे ख्याल से उसी का नाम एनसीबीसी है। ओके, सो कैन वी मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग ऑल सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अमेरिकनाइट्स एंड सेक्युलर फोर्सेस टुगेदर? ओके, आप एफर्ट्स सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अम्बेडकराइट्स आपके साथ कम्युनिस्ट लोगों की एक आइडियोलॉजी होती है, वो उनके आइडियोलॉजी के साथ चाहते हैं। उनका जो बेसिक एजेंडा, बेसिक क्या है कम्युनिज्म और हमारे इसमें डिफरेंस क्या है कि वो क्लास स्ट्रगल मानते हैं और क्लास का पिछड़ापन मानते हैं, और हम जो है वो कास्ट स्ट्रगल मानते हैं और कास्ट का पिछड़ापन मानते हैं। तो कम्युनिस्ट क्लास स्ट्रगल छोड़ के कास्ट स्ट्रगल में आएंगे क्या, ये थोड़ा सा देखना होगा। अम्बेडकरिट्स तो हमेशा ही है। इनफैक्ट जो मंडल कमीशन लागू हो, इसके जो आंदोलन हुए उसमें ओबीसी कम थे, अम्बेडकरिट्स ज्यादा थे, और सोशलिस्ट भी उसमें थे। सेक्युलर फोर्सेस आ सकते हैं, बट जो सेक्युलर के कुछ सेगमेंट्स है वो बेसिकली एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी से चलते हैं, जो एक एलाइट सेक्शन है सेक्युलर फोर्सेस का। तो बेसिकली हमें ओबीसी के एजेंडे के ऊपर जो आएगा उसे साथ लेना चाहिए, वो कम्युनिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, सेक्युलर हो, कोई भी हो। अगर ओबीसी के लिए काम करने के लिए तैयार है, एजेंडे के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो हमें उसे साथ लेना चाहिए। ओके, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास करावे। ओके, ओबीसी जनगणना, थिंक टैंक, ओबीसी प्रेशर ग्रुप, ये काळाची गरज आहे। शिवराज जी ने का कहना है कि काळाची गरज आहे। यस, इट्स टू लेट एक्चुअली। और विक्टर ह्यूगो ने कहा था देयर इज नथिंग पावरफुल on earth than an idea whose time has come. I think the idea of OBC, caste census, reservation and OBC politics basically has come, and it's just a matter of time now. Is it possible to pressurize the secular political parties to come together to fight election unitedly? बलदेव जी, yes it is possible. बेसिकली हमें प्रेशराइज करने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एम ही पावर होता है। प्रेशर ग्रुप का जो एम होता है वो अपनी डिमांड्स मनवा लेना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो एम होता है वो पॉलिटिक्स करके पावर हथियाना होता है। तो हम प्रेशराइज ना भी करें तो वो पावर के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। अभी महाराष्ट्र में आप देख लो, किसने सोचा था कि शिवसेना का सीएम होगा और उसे सपोर्ट कांग्रेस करेगी। अबू आजमी शिवसेना के सीएम को सपोर्ट करेगा, ये सोचा था क्या? नहीं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही पावर हंग्री होती है, तो कुछ ना कुछ रूट जरूर निकाल लेंगी पावर में आने के लिए। तो हमें उनको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, सेक्युलर फोर्सेस या अपने एजेंडे के फोर्सेस हमें उन्हें प्रेशराइज करना चाहिए, या फिर हमें हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो विचार है, उससे हमें पुश करने की जरूरत है। वसंत जी, थँक यू। सत्यशोधक लोक काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी पक्षात जातात। यस श्रावण देवरे जी, ये सही बात है कि सत्ता के लिए लोग जाते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि 1 ओबीसी गोलमेज परिषद कॉमन मिनिमम डिमांड्स रखकर राष्ट्रीय स्तर पे तीव्र आंदोलन करना चाहिए। यस सर, ये सही बात है आपकी। काळे सर काय म्हणताय? ओबीसी फकीर, कोडिया, नाडिया
ओबीसी ने सोचना चाहिए कि कटोरा किसके हाथ में होना चाहिए और सत्ता हाथ में होनी चाहिए। यस काया जी, वही तो हम कह रहे कि सत्य शोधक काफी हुआ, अभी हमें सत्ता शोधक होना चाहिए। हमें सत्ता के पीछे भागना चाहिए, ना कि सत्ता के लोगों को समर्थन करना चाहिए। वैसे नरेंद्र मोदी जी का मैं कोई विशेष ये नहीं करता हूँ, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्रेशर हम क्रिएट करेंगे। मतलब वो देश के बारे में कह रहे थे। तो उसी एनालॉजी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ओबीसी 50% है तो प्रेशर हमने क्रिएट करना चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कि अगर आपकी डिमांड नहीं तो हमारे साथ खड़े मत रहो, बात मत करो। अगर हमारे डिमांड्स के ऊपर आप सोचने की तैयारी रखते हो तो बात करो। ओबीसी ओके। एक देश में समान शिक्षा हर भारतीय नागरिक के लिए प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बंद कर देनी चाहिए। ऐसे करके जातीय भेदभाव के काफी प्रभाव कम तक किया जा सकता है। सामाजिक निर्मिति की ओर जो ओबीसी अम्बेडकराइट सोशलाइट्स निशांत जी जो होते हैं, उनका बेसिक एक डिमांड तो हमेशा आपको दिखाई देगी कि केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। जो सोशलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, काफी सेक्युलर और अम्बेडकराइट्स वगैरह, ये सब ये डिमांड तो हमेशा रखते हैं। बट पहले तो हुआ करती थी, या फिर काफी कम इसमें होते, पर ये प्राइवेटाइजेशन के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बट होनी चाहिए बेसिकली। आप गवर्नमेंट का जॉब क्या होता है? बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, यही तो काम होता है गवर्नमेंट का। और आप हर एक चीज से अगर आप जिम्मेदारी से हटोगे तो फिर आपकी जरूरत भी क्या है? फिर हम किसी एनजीओ को ही देश चलाने के लिए क्यों ना दे? फिर इसी कारण तो गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये लेनी चाहिए। आज जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप देख रहे हो वही राज्य ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य या फिर शिक्षा क्षेत्र में नहीं की। आज ना उनके पास नर्स है, ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना फिर वो पब्लिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, और एजुकेशन में भी नहीं की, तो प्राइवेट भी नहीं है। तो यस, होना चाहिए। ओबीसी कटोरा चांगली पाहिजे, फकीर क्वार्टर देणे चाहिए ओबीसी। ओके, सद्यस्थिती देश पातळीवर महाराष्ट्रात कोणता राजकीय पक्ष ओबीसी डॉमिनंट आहे? ओबीसी डॉमिनंट राजकीय पक्ष बनणे शक्य आहे का? ओके, बेसिकली कांग्रेस, जो ओल्ड कांग्रेस थी, शिवराज जी, उसमें ऐसा था कि उन्होंने काफी फ्यूडल, एक तरह से जो ओल्ड कांग्रेस थी वो काफी फ्यूडल थी, किसी एक कास्ट का ही ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव हुआ करता था। उसे काउंटर करने के लिए जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक जो माधव पैटर्न है, माली, धनगर, वंजारी, ओबीसी और ओबीसी के जो माइक्रो ओबीसीज है, उसे बनाकर एक पैटर्न तैयार जरूर किया। नासर फरांदे, गोपीनाथ मुंडे वगैरह, इन सबको काफी स्पेस देकर। बट उसके बाद ओबीसी के ऊपर जो पार्टियां बनी, उन्होंने ओबीसी के लिए उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। और आज अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक पार्टी ओबीसी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रही है। कांग्रेस भी हो, एनसीपी भी हो, थोड़ा ही दे रही है बट दे रही है। बीजेपी भी काफी ओबीसी को स्पेस देती है। शिवसेना का वोटर बेस अगर आप मुंबई देखोगे तो कोळी, आगरी, भंडारी, नागरी, सागरी, यही बेसिक ओबीसी ही है। तो ऑलमोस्ट हर पार्टी ओबीसी को स्पेस दे रही है, बट ऐसे डोमिनेंट पार्टी नहीं है, और बनना पॉसिबल है। क्या कुछ लिख हो गया? ओके, ओबीसी, जनता दल ओबीसी डोमिनेंट था, ये तो सही है, जनता दल था एक्चुअली। आप सबको पता होना चाहिए कि जनता दल ने ही जनता दल ओबीसी डोमिनेंट था,
उसके कारण जनता दल यूनाइटेड शरद यादव वगैरह आज भी चलाते हैं। भारत के जो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे वो एच.डी. देवेगौड़ा थे। ये सबको बात पता होनी चाहिए की विश्वजित आहे जनता दल लोकांचं सर मायावती अखिलेश तेजस्वी यादव देवेगौड़ा स्टॅलिन चौटाला अशी नेत्यांना एकत्र आणता येईल का? ओके बलदेव जी, आपने काफी इंटरेस्टिंग सवाल किया है, बट आपने क्या किया है, बेसिकली सॉल्ट शुगर एक ही सेंटेंस में बोल दिया है। मायावती अखिलेश एक साथ आएंगे क्या? मायावती जी और अखिलेश थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है, बट अखिलेश, तेजस्वी, देवेगौड़ा जी, स्टालिन, चौटाला, इन सभी को एक साथ लाने की कोशिश की जा सकती है, ये तो सही बात है। इसके साथ शरद यादव है, रामविलास जी है, बाकी सब जो कुछ नेता है, गहलोत जी है, इन सभी को लाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है, काफी काफी पॉसिबल है, बट उसके लिए जो टाइम, मनी, एनर्जी स्पेंड करने वाला कोई एक्टिविस्ट चाहिए। हो सकता है, काफी काफी आपका सुझाव तो काफी अच्छा है, क्योंकि होता क्या है, ओबीसी की मूवमेंट नॉर्थ में एक डायरेक्शन में चलती है और साउथ में एक अलग इस पे चलती है, तो दोनों बेसिकली सेम पेज पे नहीं है, होते आसपास ही है, बट एक पेज पे ये दोनों मूवमेंट्स नहीं है। के अर्जुन पटेल जी थैंक यू, बलदेव जी थैंक यू, लक्ष्मण जाति नियोजन हमारा प्रथम मांग होनी चाहिए, मगर छोटी छोटी मांगों को हमारी शक्ति समाप्त होती। संपूर्ण मंडल आयोग लागू, खाद्य क्षेत्र में आरक्षण, फूले दाम्पत्य को भारत रत्न, विधानसभा विधान परिषद में आरक्षण हो। हाँ, ये कुछ वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्रावण देवरे जी है, काले सर है, ज्ञानेश्वर जी है, और बाकी सब जो कोई संगठन चलाते हैं, इन्होंने बैठ के कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा जब होता है कि ये 5 डिमांड्स है या 6 डिमांड्स है या 4 डिमांड्स है, उन सभी को लेके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ओबीसी मूवमेंट जो है हाईजैक हो रही है सिर्फ अपर का जो मेजोरिटेरियन ओबीसी कास्ट है उनके लिए, और तो माइक्रो ओबीसीज की बात नहीं हो रही है। माइक्रो ओबीसीज को भी साथ लेना चाहिए, जो थोड़े से ट्राइबल्स, ओबीसी में जो ट्राइबल लॉट है उसको भी साथ लेना चाहिए। सबको साथ में लेके ही बात हो सकती है। थैंक यू सर। ओबीसी संगठन फेडरेशन काम कर दिल्ली में मध्यस्थी कार्यालय उभे करता येईल का? कुछ संगठन है जिनका दिल्ली में ऑफिस है, बट बेसिकली क्या होता है कि हमें ही पता नहीं है, तो हम जो रिसोर्सेज जिनके पास है वो यूज कर सकते हैं। कुछ संगठन है जिनका मुंबई में ऑफिस है, कुछ संगठन है जिनका चेन्नई में ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है, पुणे में ऑफिस है। तो अगर हम कहीं, तो अगर ये डेटा इकट्ठा किया जाए, दिल्ली में कम से कम 4 से 5 ओबीसी संगठन है जिनका ऑफिस है। आप अगर दिल्ली जाओ तो उन संगठन का ऑफिस आप यूज कर सकते हो, तो आपको अलग से ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम फुल टाइम तो वो काम अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, बट फुल टाइम नॉर्मली कोई काम करता नहीं है। तो है वो रिसोर्सेज हमें यूज करना चाहिए, उसके लिए एक डेटा कलेक्शन करना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ओबीसी के कुछ ना कुछ, या फिर किसी ना किसी समाज के ऑफिस तो जरूर है, हर एक समाज का हॉल है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। पुणे में अगर देखा जाए तो कम से कम हर जाति संस्था का मिला के 10 से 20 हॉल है, तो वो यूज किए जा सकते हैं। मुंबई में हॉल्स है, तो भले ही ओबीसी के ना हो, बट ओबीसी के अंदर आने वाले किसी मेजोरिटेरियन कास्ट के हर जगह ऑलमोस्ट हॉल्स है, तो वो यूज कर लेने चाहिए। ओके अर्जुन जी, मैं आपका नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? व्यसन जी थँक यू सो मच, एक्सलंट डिस्कशन, सुंदर विवेचन। काँग्रेस, राष्ट्रीय, भाजप हे ओबीसीचं मतदान घेतात, परंतु ओबीसी जनगणना करण्यासाठी आपल्या पक्षात ठराव का करत नाही? ओके, उन्होंने किया तो नहीं है, बट नाना पटोले जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब वो स्पीकर बने तो उन्होंने पहला काम ये किया कि महाराष्ट्र असेंबली से ओबीसी रिजर्वेशन का एक प्रस्ताव पारित कर लिया। तो ऐसे नाना पटोले जैसे जो लोग हैं वो पार्टी की वगैरह फिक्र नहीं करते हैं, समाज की फिक्र करते हैं, और अपना मत जो है वो अपनी बात लट से मनवा ही लेते हैं। ओबीसी की सामाजिक हित के अनुरूप जो जंग अभी चल रही है उसके मजबूत करने में ओबीसी तथा पिछड़ा देश में एक समान शिक्षा का मुद्दा प्रभावी ढंग से कारगर साबित होगा। एक समान शिक्षा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इशू है, क्योंकि क्या होता है जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हो, आप वी लिव इन अ डाइवर्स कंट्री एंड वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमारा एक तरह से कहना है।
और आप डाइवर्सिटी की बात करोगे और फिर यूनिफॉर्मिटी की भी बात करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जब भी यूनिफॉर्मिटी की बात हुई है, सबसे पहला विरोध सेंट्रल और साउथ इंडिया से चालू होता है। साउथ इंडिया में तो काफी विरोध होता है। तो यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है, बट फ्री एजुकेशन पॉसिबल है। फ्री एजुकेशन पॉसिबल है। यूनिफॉर्मिटी थोड़ा सा मुझे, एक समान शिक्षा मतलब जो यूनिफॉर्मिटी वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। ओबीसी को कांग्रेस बीजेपी राष्ट्र में स्पेस दिया जा रहा है, उसमें सही ओबीसी उम्मीदवार को न्याय नहीं मिल रहा है। कैसे माने, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाए तो कुणबी मराठा के लिए ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया है। ये तो 27% के साथ न्याय कैसे हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ शिवराज जी कि हमें जो मिला है, हमें पहले उस आरक्षण को बचाना है, उस आरक्षण को सुरक्षित रखना है जो मिला है। हम क्या कर रहे हैं कि उस आरक्षण जो मिला है उसे हम सेफ गार्ड नहीं कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। जो मिला है उसके लिए हमने खासकर कोई संघर्ष नहीं किया है, बट जो मिला है अभी उसे सुरक्षित करने की पहली बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र में एनकरेजमेंट हुए ओबीसी रिजर्वेशन पे अलग अलग तरह से, और एमबीबीएस की अभी आपने देखी होगी कि करीब करीब 40,000 सीट्स पिछले 5-6 साल में ओबीसी से छीन ली गई है। वही हम डिमांड कर रहे हैं कि जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी रिजर्वेशंस पे एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्रिका की भी डिमांड होनी चाहिए कि ओबीसी रिजर्वेशन एक्चुअली सीट्स कितने निकले और वो किसने लिए, क्या सही में असली ओबीसी की तरफ वो गए हैं या नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तो था पर वो मिला नहीं। मतलब मराठी में एक सॉन्ग है, देणाऱ्याचे हात हजारो फटकी माझी झोली रे। मतलब क्या है कि वो देने के लिए है, फंड्स आते हैं, सब्सिडीज आते हैं, लोन आते हैं, सीट्स आते हैं, पर ओबीसी वो ले नहीं पाते, वो कोई और छीन ले जाता है ओबीसी से। तो ओबीसी को पहले ये कि जो मिल रहा है पहले उसे तो आप सेफ गार्ड कर लो और फिर उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, स्कोप कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में सोचो। पर हाँ कि काफी एनकरेजमेंट्स होते हैं, उसे रोकना होगा। ओके, यू हैव गुड कमेंट। थैंक यू बलदेव जी। नो नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ढंग से मिल रही है, वेरी गुड। ओबीसी कांग्रेस ओके। ओबीसी कर्मचारी संगठन बढ़े जा सकते हैं और वो स्वयं संगठन दूर क्यों रहते? ओबीसी कर्मचारी, ये सही बात है कि जिस तरह से बाकी जातियों ने अपने सामाजिक संगठन बना लिए, क्षेत्रीय जातियों ने बना लिए है, सवर्ण जातियों ने बना लिए है, SC ST ने बना लिए है, उस तरह से ओबीसी के जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई संगठन हुआ नहीं, कोशिश हुई नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल लेवल पे अगर आप रेलवेज वगैरह को देखो, एयर इंडिया के देखो, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें ओबीसी या फिर ओबीसी SC ST की ब्यूरोक्रेटिक संगठन हुई है। बट जो PSU से आप निकल के, पब्लिक सेक्टर यूनिट से आप निकल जाओ तो ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS की, IPS की, DYSPs की, SPs की, फॉरेस्ट सर्विस, रेवेन्यू सर्विस की, ऐसी कोई संगठन पैरेलल ओबीसी की नहीं है और काफी बड़ी बन सकती है अगर उसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वो थोड़ा सा फंड भी करेंगे, उनके पास फंड भी होता है, पावर भी होता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए भी क्या, थोड़ा पैसा, थोड़ा पावर, थोड़ी जगह। तो हाँ, ओबीसी कर्मचारियों की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपनी अपनी यंत्रणा है, उनकी संगठनाएं है, या फिर वो किसी न किसी संगठन से एफिलेटेड है जरूर, बट उसे छोड़ के एक नॉन पॉलिटिकल संगठन नहीं है। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ओके, और मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गया। आई होप मैंने आंसर करने की आपको कोशिश की हो। और इस पैंडेमिक कोविड-19 के कारण जो भारतीय पिछड़ा शोषित संघ ने जो वेबिनार, फेसबुक लाइव और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश की है वो काफ़ी सराहनीय है। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अपना लेक्चर, क्वेश्चन आंसर्स खत्म करता हूँ। आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि ये कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह नहीं है, काफ़ी सत्य है। कोरोना वायरस काफ़ी एक डेडली वायरस है, तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। जो प्रिकॉशंस है, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये सब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओके।